22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन वैली एक ऐसे भयानक आतंक की गवाह बनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड ये बैसरन वैली एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे इसकी खूबसूरती के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस घाटी के चारों ओर देवदार के लंबे पेड़ों का घना जंगल है। आसपास बहती नदियां हैं और दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जो इस घाटी को एक ऐसी नायाब जगह बनाती है कि टूरिस्ट खुद ब खुद इस ओर खींचे चले आते हैं। उस दिन भी सैकड़ों लोग कश्मीर की इन सुंदर वादियों में अपनों के साथ समय बिताने आए थे। कोई कई महीनों की सेविंग्स करके अपने परिवार के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने पहुंचा था, कोई अपने बेटे के अच्छे नंबर लाने पर उसे यहाँ घुमाने लाया था, तो कोई अपनी नई शादी के बाद इन हसीन वादियों में हनीमून मनाने आया था। चारों तरफ बस खूबसूरती और खुशहाली थी। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और लोगों की बातचीत के बीच माहौल में एक सुकून भरी गूंज थी कि पलों में नरक बना देगा। जब सब लोग अपनों के साथ इस हसीन मंजर में डूबे हुए थे, तभी देवदार के पेड़ों से 5 से 6 लोग निकलकर वहां पहुंचते हैं। उनमें से कईयों ने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन असल में वो बेरहम आतंकी थे। हर एक के हाथ में M4 कार्बाइन्स और AK-47 जैसी खतरनाक राइफल्स थी और उनके पीठ पर लदे भारी बैग गोलियों, ग्रेनेड और बारूद से भरे हुए थे। वो धीरे धीरे शिकारियों की तरह इस घाटी में घुस चुके थे। इन टूरिस्ट की हंसी, उनकी मासूमियत उन आतंकियों को इस कदर चुभ रही थी कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें खामोश कर देना चाहते थे। आतंकी सबसे पहले शुभम नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की बातों में डूबे हुए थे। एक आतंकी ने तुरंत लपक कर शुभम पर बंदूक तान दी और चीख कर बोला, बता तू हिंदू है या मुसलमान। आतंकियों की बंदूक और सवाल से शुभम और उनकी पत्नी दोनों डर से कांपने लगे। जब आतंकी ने दोबारा चिल्लाकर पूछा तो शुभम के कांपते हुए होठों से बस एक शब्द निकला, हिंदू। इतना सुनते ही आतंकी गुस्से से पागल हो गए और उनकी आंखों में नफरत उबाल मारने लगी। इसके बाद आतंकियों ने अपनी राइफल से अंधाधुन कई गोलियां शुभम पर दाग दी। शुभम के शरीर से खून का फव्वार छूट पड़ा और वो वही जमीन पर गिर पड़े। अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख शुभम की पत्नी रोने चीखने लगी और मदद के लिए पुकार लगाने लगी। इसके बाद आतंकी पूरी जगह में फैलकर हिंदुओं को निशाना बनाने में जुट गए। एक आतंकी की नजर इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर पड़ी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन हिमांशी के साथ थे। उनकी शादी को महज अभी 6 दिन ही हुए थे और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कश्मीर की इन खूबसूरत फिजाओं में करने आए थे। लेकिन आतंकियों ने एकदम से उनकी खुशगवार जिंदगी को मौत के अंधेरे में धकेल दिया। आतंकी ने विनय के पास आकर उनका नाम और धर्म पूछा। जवाब में हिंदू सुनते ही आतंकी ने उन्हें भी गोली मार दी और आगे बढ़ गया। पीछे रह गई बस विनय की पत्नी हिमांशी, जो रोती हुई आंखों से अपनी जीवन साथी की लाश के पास बैठी उन्हें देख रही थी, जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। 2-4 मिनट की गोलियों की गड़गड़ाहट से ही पूरी घाटी कांप उठी थी। चारों दिशाओं में बारूदी गंध फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थी और मर्द अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिप गए, तो कुछ लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी जान बचाने वाला आज कोई नहीं था। अमेरिका में काम करने वाले कलकत्ता के बिटान अधिकारी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपनी पत्नी सोहिनी अधिकारी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उनके बेटे को जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो वो मासूम बच्चा अचानक डर के मारे चिल्ला उठा, मम्मा साउंड फायर। उस मासूम की आंखों में ऐसा डर था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। बिटान ने बिना एक पल गवाए बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और दौड़ने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी सोहिनी भी थी, जो अपने परिवार को किसी तरह मौत के मुंह से खींच ले जाना चाहती थी। लेकिन उसी पल आतंकियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही आतंकियों को पता चला कि बिटान हिंदू है, उन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। नजर घोड़ा लिए आदिल हुसैन पर पड़ी, जो एक हिंदू टूरिस्ट को अपने घोड़े पर बिठाकर बैसरन घाटी की ओर आ रहा था। आतंकी सिर्फ गैर मुसलमानों का खून बहाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदिल को नजरअंदाज कर उसके घोड़े पर बैठे टूरिस्ट पर निशाना साध दिया। पर इससे पहले कि कोई गोली चलती, आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना टूरिस्ट को बचाने के लिए अकेले ही आतंकियों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की, मगर अकेले आदिल की ताकत आतंकियों के सामने टिक नहीं पाई और कुछ ही पलों में
में गोलियों की बौछार ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। आदिल चाहता तो बीच में ना आकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो एक मिसाल बना कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों की भीड़ में अगर एक इंसान भी ऐसा है जो धर्म से ऊपर इंसानियत को रखता है तो शायद ये दुनिया जीने लायक बची रहेगी। लेकिन उन हैवान आतंकियों के सर पर जैसे एक अजीब तरह की सनक सवार थी। उन्होंने अपने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे जिनसे वो इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि हिंदुओं की चीख पुकार से भरी रिकॉर्डिंग दिखाकर वो अपने आकाओं से शाबाशियां बटोर सके। उन आतंकियों को जब वहां कोई और गैर मुस्लिम मर्द नहीं दिखा तो वो पहले से ही मर चुके लोगों पर फिर से गोलियों की बौछार करने लगे और मरे हुए लोगों के लहूलुहान जिस्मों के साथ वहशी दरिंदे की तरह हंसते हुए सेल्फियां लेने लगे। उन्होंने पूरे 300 राउंड फायरिंग की थी। हैरानी की बात यह थी कि उन आतंकियों ने एक भी महिला को नहीं मारा था, क्योंकि उनके लिए ये औरतें उस घटना का सिर्फ गवाह नहीं थी, बल्कि उनकी दरिंदगी का जीता जागता सबूत थी, जिन्हें उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि ये जिंदा लाशें जाकर इस नरसंहार की खबर देश और सरकार तक पहुंचा सके। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 20 लोग बुरी तरह से घायल हुए। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का वन ऑफ द डेडलिएस्ट टेरर अटैक था, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को यूं खुलेआम मारा गया था। The terrorists spared no one as they massacred a valley in Pahalgam. Terrorists asked for religious identity of people and shot down those who weren't Muslims. हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था, वो मार दिया हमें। They belong to a group called the TRF. एक साथ 26 लोगों की हत्या करने के बाद आतंकी देवदार के पेड़ों से घिरे जंगल में घुस गए और बेफिक्र होकर वहां से तेजी से भाग निकले। मृतकों के परिवार फूट फूट कर रो रहे थे और जो 20 लोग घायल थे वो भी काफी देर तक वही दर्द के मारे तड़पते रहे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां सुरक्षा बलों का कोई नामो निशान नहीं था। कोई नहीं था जो उन लोगों को बचाता, उनकी आंखों में साफ दिख रही मौत के साए को दूर कर उन्हें जिंदगी की उम्मीद देता। ना कोई सुरक्षा कर्मी था और ना ही कोई मेडिकल हेल्प। बैसरन घाटी काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ तक वाहन नहीं लाए जा सकते। यहाँ पैदल या फिर घोड़े और खच्चर पर सवार होकर आया जा सकता है। ऐसे में दर्द से चीखते लोगों को देख जहाँ कई लोकल लोग हाथ पर हाथ रखे सब कुछ चुपचाप देखते रहे, तो वही कुछ लोकल कश्मीरी लोग हिम्मत करके मदद के लिए आगे आए। किसी ने किसी बच्चे को पीठ पर बिठाकर नीचे पहुंचाया तो किसी ने अपने घोड़े पर बिठाकर घायलों की मदद करनी शुरू की। इतना बड़ा हमला हो जाने के काफी देर बाद भी सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। संयोग से उस समय सीआरपीएफ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार किसी काम से बैसरन घाटी से गुजर रहे थे। तभी उन्हें घाटी से उतरते लोगों की हड़बड़ाहट और रोने की पुकार सुनाई दी। उन्होंने एक घोड़े वाले को रोककर पूछा कि यहाँ कुछ हुआ है क्या। उस घोड़े वाले ने बताया कि साहब बैसरन में गोलियां चली है और काफी लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल पड़े हुए हैं। इतना सुनते ही राजेश कुमार सारा मामला समझ गए और बिना कोई देरी किए पास के सीआरपीएफ कैंप को इन्फॉर्म करके जल्द से जल्द क्विक एक्शन टीम को बैसरन घाटी पहुंचने को कहा और खुद घटनास्थल की ओर निकल पड़े। आतंकी हमले की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ तुरंत एक्शन में आ गई। 25 कमांडो की एक क्विक एक्शन टीम को तैयार करके बैसरन घाटी रवाना कर दिया गया। सीआरपीएफ का यह कैंप बैसरन घाटी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता भी काफी पहाड़ी था, इसलिए क्विक एक्शन टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में 40 मिनट लग गए। क्विक एक्शन टीम ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले यह श्योर किया कि वहां पर कोई आतंकी तो नहीं छिपा हुआ है। वहां उन्हें आतंकी तो नहीं पर डर के मारे छिपे हुए लोग जरूर दिखाई दिए, जिनकी आंखों में अब भी मौत का खौफ था। इन्हीं में से 3 लोगों का गोली लगने से काफी खून बह चुका था और उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल एड की नीड थी। उन तीनों को हेलीकॉप्टर से अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा खून बहने की वजह से उन 3 में से एक घायल आदमी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी के उन 2 घायलों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उनके अलावा और भी जो लोग घायल हुए थे उन्हें भी नियर बाय मेडिकल सेंटर्स पहुंचाया गया। कुछ ही देर में आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और उन्होंने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया। हालांकि अब तक टूरिस्ट में इस कदर खौफ बैठ चुका था कि जब सीआरपीएफ के जवान उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें आतंकवादी समझा, क्योंकि आतंकी भी सेना और पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे। एक महिला तो रोकर सीआरपीएफ के जवानों के आगे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना, मैंने पहले ही अपने पति को खो दिया है।
उस महिला का ये खौफ देखते ही सीआरपीएफ के जवानों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत सभी को शांत किया और बताया कि वो भारत के जवान हैं और उनकी रक्षा के लिए आए हैं। भले ही इंडियन फोर्सेस बाद में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया, लेकिन इस हमले में हुई 26 निर्दोष लोगों की मौत ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। भारत ने जिस तरह अभी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में जरूर इस तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। पीओके को अगर फिर से भारत से जोड़ दिया जाता है तो वहां की सिचुएशन फिर इंडियन अथॉरिटीज के अंडर होगी। वहां आतंकी कैंपों का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। लेकिन पीओके को भारत में शामिल करना अगर इतना ही आसान होता तो सालों पहले ही ये काम हो गया होता। इस काम में कई जरूरी पेंच हैं जो भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। 1948 में भारत ने कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की एक ऐतिहासिक भूल की थी, जिसका खामियाजा भारत को आज तक सहना पड़ रहा है। अगर भारत पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो यूएन का इंटरफेरेंस तय है। हालांकि अब भारत के यूएस, फ्रांस, यूके और रशिया जैसे वीटो होल्डिंग देशों से अच्छे संबंध है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के पक्ष में वीटो लगाकर एक बड़ी रुकावट बन सकता है। और अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो भारत को शायद पाकिस्तान से खुली जंग लड़नी पड़े। ये युद्ध लंबा चल सकता है, जिसमें देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। दोनों देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए युद्ध की स्थिति में दोनों ही ओर से न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। ऐसे में भारत के सामने दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भारत को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे पीओके को मजबूती से भारत में मिलाया जा सके, क्योंकि जब तक पीओके भारत का हिस्सा नहीं बनता, शायद पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों को कभी जड़ से नहीं रोका जा सकेगा। आतंक को जड़ से मिटाना ही उन 26 निर्दोष लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों के हाथों पहलगाम में अपनी जान गंवा दी।